नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई पुष्पेंद्र कुमार आज लेके आया हूँ जीके जीएस की एक और न्यू बेहतरीन क्लास, जिसमें आपके लिए लेके आया हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सभी क्लास को पूरा वॉच करें और वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। स्किप करके देखेंगे तो आपका ही इसमें लॉस रहेगा, नुकसान रहेगा। यानी कि दोस्तों, आप देख सकते हैं पहली क्लास कितनी बेहतरीन रही थी, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी, अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो वो भी जाकर देख लें क्लासें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत का समय होगा तो हम लास्ट में कर लेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है, ध्यान रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होगा, निज़ाम उल मुल्क था। कौन था? निज़ाम उल मुल्क था। हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपको पता है दोस्तों, निज़ाम उल मुल्क था। कौन था? निज़ाम उल मुल्क। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रख के चलें, इनको नोट करके चलें, राइट डाउन करते चलें, ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई? कलकत्ता में जून 1756 में हुई थी। कब हुई थी? जून में हुई थी 1756 में। एग्जैक्ट डेट नहीं मिली दोस्तों, मैंने सर्च किया, लेकिन अगर मिलती है तो वहाँ आपको इसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन लेके आऊँगा, दोबारा वीडियो बनाऊँगा, ध्यान रहे दोस्तों आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था, आपको ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ये सन आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से याद करनी है, इसीलिए दोस्तों कहता हूँ मैं, नोट्स बनाते चलें। अगर आपने पहली, दूसरी, तीसरी क्लास नहीं देखी है और चौथी क्लास भी नहीं देखी है तो आप वो क्लासें देखें, बहुत ही बेहतरीन क्लासें हैं। और इससे आगे भी जो क्लासें आएंगी बहुत ही बेहतरीन क्लासें लेके आऊँगा दोस्तों। चुनिंदा क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों मैं, आपको याद रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ज़्यादा बातचीत अभी शुरू में नहीं करेंगे, ध्यान रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वास्को डी गामा भारत कब आया और किस तट पर आया था? आपको याद रहे, वास्को डी गामा भारत कब आया और किस तट पे आया था, आपको याद रहे। तो आपने ये तो 9वीं 10वीं में सभी में पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ा होगा। अगर आपको याद होगा तो सही है, नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको। भारत के पश्चिमी तट पर आया था। ये एक पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जिसका नाम था कालीकट, उस पर आया था। कब आया था? 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी को आया था। कौन से तट पर आया था? भारत के पश्चिमी तट पर, जिसका नाम क्या था? कालीकट। कालीकट बंदरगाह था, वहाँ पर आया था ये दोस्तों, ध्यान रहे आपको, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कब आया था? 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। कब आया था? 20 मई 1498 ईस्वी को, ध्यान रहे आपको। किताब उल हिंद किसकी रचना है? आपको पता होगा, किताब उल हिंद किसकी रचना है दोस्तों? तो आपको पता होगा, अलबरूनी की रचना है। किसकी रचना? अलबरूनी की रचना है। किसकी रचना? अलबरूनी की रचना है, ध्यान दोस्तों। तबला का प्रचलन कब हुआ था? तबला का प्रचलन कब हुआ था? तबला का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? ये भी बात याद होनी चाहिए। किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो द्वारा। अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? आपको पता होगा, एटा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? एटा में, एक पटियाली तहसील पड़ती है, वहाँ के रहने वाले थे, जो कि अब पटियाली कासगंज में आ चुका है, ध्यान रहे। वर्तमान में कासगंज में आता है पटियाली, आपको पता होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो, ध्यान रहे। तबला का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए। तूते हिंद भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तूतुए हिंद भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। तूतुए हिंद भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसकी उपाधि अमीर खुसरो को दी गई है, ध्यान रहे दोस्तों। एक बात और बताता चलता हूँ दोस्तों, 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? आपको पता होना चाहिए, अमीर खुसरो ने देखा था। किसने देखा था? अमीर खुसरो ने देखा था। 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। लोग 3-4 लोगों के बाद ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है,
और इन्होंने 7 सुल्तानों से भी अधिक सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, याद रहे दोस्तों आपको। और नोट्स बनाते चलें दोस्तों साथ ही साथ, जो कि आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे, आपको पता होगा। ये 2 भाषाओं के विद्वान थे, दोनों भाषाओं के विद्वान माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो आपको पता होगा रामानुज थे। कौन थे? रामानुज थे। श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सॉरी दोस्तों, श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? रामानुज थे। कौन थे? रामानुज थे। अरे दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किस किसके बीच हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। न्यारा दोस्तों चलते हैं खानवा का युद्ध की ओर। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। एक बात याद और रहे दोस्तों, बाबर ने ही जिहाद का नारा दिया था। किस युद्ध में दिया था? खानवा का युद्ध में। कब दिया था? खानवा का युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? जिहाद का। जिहाद का नारा दिया था बाबर ने ही। ध्यान है दोस्तों आपको। नोट्स बनाते चलें, उसमें ऐसे राइट डाउन करते रहें दोस्तों, जैसे मैंने राइट डाउन किया है। ऐसे अगर ऐसे नोट्स बनाते रहेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। ऐसा समझ लो चुनिंदा क्वेश्चन लेता हूँ मैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, हर एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसा समझ लो ये 10-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे आपको। एसएससी जीडी में ले लो, एनटीपीसी में ले लो, रेलवे में ले लो, एसएससी में ले लो, एसएससी किसी भी एग्जाम में, यूपी के किसी भी एग्जाम, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, मतलब XYZ A to Z टीचर्स वगैरह में किसी में भी हो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो एग्जामों में दोस्तों। इसीलिए मैं पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन लेके आऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। मेरे साथ बने रहेंगे लास्ट तक तो आप प्रॉफिट ही लेने वाले हैं। ध्यान है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तोपों का प्रयोग प्रथम बार कब किया गया था? तो आपको पता होगा भेरा के युद्ध में हुआ था। कब हुआ था? भेरा के युद्ध में। कब हुआ था? भेरा के युद्ध में। भेरा के युद्ध में हुआ था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घाघरा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर तथा अफगानों के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त की। किसने प्राप्त की विजय? बाबर ने। विजय किसने प्राप्त की? बाबर ने विजय हासिल की। विजयी हासिल हुआ, विजयी हुआ। क्या बोलते हैं दोस्तों? विजयी हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? किसने करवाया था दोस्तों अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण? तो आपको पता होगा बाबर के सेनानायक था जो मीर बाकी, उसने करवाया था। किसने करवाया था? बाबर का जो सेनानायक था मीर बाकी, उसने करवाया था। ध्यान है दोस्तों। अब चलते हैं चौसा का युद्ध की ओर। चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? चौसा का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? ये भी बात याद रहे आपको दोस्तों। सन के साथ साथ किस किस के मध्य हुआ, ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। तो 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के मध्य हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के मध्य लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया? शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के मध्य लड़ा गया दोस्तों। ध्यान रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिलग्राम का युद्ध किसके पश्चात हुमायूं सिंध चला गया था तथा वहाँ पर बिलग्राम युद्ध के पश्चात हुमायूं सिंध चला गया तथा वहाँ पर 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया, यानी उसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा 15 वर्ष तक। ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। दीन ए पनाह नामक नगर किसने बसाया था? आपको पता होगा किसने बसाया था दोस्तों? 1533 ईस्वी में इसे बाबर ने बसाया था। हुमायूं ने बसाया था। किसने बसाया था? हुमायूं ने। किसने बसाया था? हुमायूं ने। किसने बसाया था दोस्तों? हुमायूं ने। ध्यान रहे दोस्तों, किसने बसाया था? हुमायूं ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट है। पॉलिटी के 10 क्वेश्चन के आसपास लिए मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट और चुनिंदा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रहे। वीडियो को पूरा वॉच करें दोस्तों, अगर लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो में तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट गेन करेंगे। अगर आप अधूरा छोड़ देंगे तो आधा अधूरा ज्ञान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये बात आपको पता होगी, और नहीं पता है तो सुन लें आप, ध्यान रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पॉलिटी के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, आपको पता होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर नहीं पता है तो अब पढ़ लें, नहीं पता है तो। चलते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपको पता होगा, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जिसे कैनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनिंग भी कहते हैं। कौन था प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, किस कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था? तो आपको पता होगा किस कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। किसके द्वारा? 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1946 के अंतर्गत, ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है दोस्तों? तो ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और इसे संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? ये बात भी पता होनी चाहिए। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया, यानी 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ध्यान रहे दोस्तों, संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया इसे, और इसको रखा कब गया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ध्यान रहे दोस्तों। अब मैंने कुछ समिति और उसके अध्यक्ष लिए हैं, जो महत्वपूर्ण समिति हैं वो ही उठाई हैं मैंने, और अगर कोई समिति रह गई होगी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तो मैं अगली वीडियो में लेके आ जाऊंगा, आप इस चीज़ की चिंता ना करें दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो आपको पता होगा कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति एवं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कार्य किया था। ध्यान रहे दोस्तों। अच्छा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रारूप समिति एवं मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान रहे दोस्तों। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निर्माण के समय किसने संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया? किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय किसने संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया? किसे नियुक्त किया गया था? आपको पता होना चाहिए। संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको पता होगा बेनेगल नरसिंह राव। इनको क्या कहते थे? BN राव के नाम से भी जाना जाता है। ये संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। संविधान सभा ने बेनेगल नरसिंह राव को किस रूप में तैयार किया था? इन्हें संविधान सलाहकार के रूप में। ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा? कब की स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को। अच्छा दोस्तों, एक समिति के अध्यक्ष और बताता हूँ जो कि रह गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता होगा, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चनों की ओर दोस्तों। इसकी ओर इकोनॉमिक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इसमें हाजिर हो जाएं। जिसने भी ये क्लास नहीं ली वो बहुत कुछ छोड़ चुका है, वो हानिकारक हो सकते हैं उसे ये क्वेश्चन, ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो आपको पता होगा, विकासशील अर्थव्यवस्था वाला दोस्त है। कैसी व्यवस्था वाला देश है भारत? कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। कैसा है? विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है, ध्यान रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? स्वतंत्रता के पश्चात देश में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 6 अप्रैल 1948 को। कब की गई? 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को। दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 30 अप्रैल 1956 को। 30 अप्रैल 1956 को, आपको पता होना चाहिए, 30 अप्रैल 1956 को की गई थी। दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ है? तो आपको पता होगा, ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। इसे कपास का विराटनगर भी कहा जाता है। इसे कपास का विराटनगर भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसे कपास का विराटनगर भी कहा जाता है दोस्तों। और मैंने कुछ वस्तुएं ली हैं तथा उसके निर्माण स्थल भी लिए हैं, ध्यान रहे दोस्तों। तो पर्ल फिनिशिंग के लिए जो निर्माण स्थल है वो कौन सा है? तूतीकोरन। कौन है? तूतीकोरन। कौन सा है? तूतीकोरन। ऑटोमोबाइल्स के लिए कौन सा निर्माण स्थल? पुणे। पोत निर्माण के लिए मार्मुगोआ। कौन सा है? मार्मुगोआ। इंजीनियरिंग सामान के लिए पिंजौर। इंजीनियरिंग सामान के लिए पिंजौर है, ध्यान रहे दोस्तों। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी, ध्यान रहे दोस्तों। कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी, ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं, कुछ और वस्तुएं ली हैं मैंने जिनके निर्माण स्तर। उर्वरक उत्पादन, ये कहाँ पर है? आंवला बरेली में पड़ता है, जो कि एक विधानसभा है, विधानसभा क्षेत्र बरेली का, जो कि पहले बदायूं में आता था, ध्यान रहे दोस्तों। बदायूं भी एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं ये, बरेली, आंवला, बदायूं, ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रबर के लिए कौन सा जाना जाता है? कौन सा जिला जाना जाता है? मेरठ, जो कि एक मंडल है, ध्यान रहे दोस्तों। कौन है? मंडल। मेरठ में मोदी नगर। रबर के लिए, रबर उद्योग के लिए कौन सा? मोदी नगर, यानी मेरठ मोदी नगर, ध्यान रहे दोस्तों। पॉलीफाइबर के लिए बाराबंकी। विस्फोटक कारखाना के लिए कानपुर। विस्फोटक कारखाना के लिए कानपुर। उत्तर प्रदेश के ये ज़िले हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं ये। सूरत के निकट हजीरा में स्थित क्रैबको का हजीरा उर्वरक संयंत्र किस पर आधारित है? तो आपको पता होगा, प्राकृतिक गैस पर। किस पर? प्राकृतिक गैस पर। किस पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पर, ध्यान रहे दोस्तों। इसी के साथ हम अपनी क्लास को करते हैं समाप्त। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपने ये क्लास नहीं देखी पूरी तो आप इस क्लास को पूरा वॉच कर लें। अगर नहीं देखी है तो आप पूरी क्लास को देख लें, आपको पता है कैसे कैसे क्वेश्चन अगर कराए हैं। अगर आपने नोट भी नहीं किए तो नोट्स बनाना शुरू कर दें। और जो आपने पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास नहीं देखी और चौथी क्लास भी नहीं देखी है तो वो क्लासें भी देख के आएँ। और ज़्यादा कोई लंबी क्लास नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे की हैं क्लासें, नहीं देखने में दिक्कत हो रही है सर, ऐसा कुछ नहीं है। 15 से 20 मिनट की क्लास है, ज़्यादा लंबी क्लास मैंने नहीं रखी इसीलिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। शॉर्ट्स क्लासें लेके आ रहा हूँ, इसलिए क्लासें भले ही ज़्यादा हों, देखने में आपको दिक्कत ना होगी, इसलिए कह रहा हूँ। आप 4 से 5 पेज हैं, आप नोट्स कर सकते हैं, आराम से नोट डाउन करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, एग्ज़ाम के टाइम पे भी समस्या नहीं होगी। तो नमस्कार दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो नमस्कार, जय हिंद।